वेलकम बैक 3 आवर क्लासेस। लूसेंट हमने क्लास जो शुरू की थी, आज हम उसमें देखेंगे गुप्त साम्राज्य। इससे पहले हम मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके हैं, कुषाण, कनिष्क, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में देखते हैं गुप्त साम्राज्य। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। गुप्त साम्राज्य, इसका उदय कौशाम्बी में हुआ था, जो कहाँ पर है, प्रयागराज के निकट है कौशाम्बी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाला या इसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त, इसका टाइम पीरियड 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त की उपाधि थी महाराज धीराज। श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त साम्राज्य की जो भाषा थी इनकी, यानी राजकीय भाषा जो कहलाती थी, वो संस्कृति। और गुप्त साम्राज्य साहित्य के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें महान कवि हुए, जैसे कि कालिदास। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा था। उसके बाद शूद्रक भी थे जिन्होंने मृषकटिकम लिखा। मृषकटिकम में एक ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण की और एक वैश्य की प्रेम कथा का वर्णन भी उसमें किया गया है। आइए अब हम देखते हैं अपनी क्लास को। गुप्त साम्राज्य का उदय 30वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जो गुप्त वंश का संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त। इसका टाइम पीरियड था 240 से 280 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य में श्रीगुप्त के बाद में उसका उत्तराधिकारी हुआ, सक्सेसर हुआ था घटोत्कच, जिसका टाइम पीरियड 280 से 320 ईस्वी था। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछते हैं कि श्रीगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का जो शासक था कौन था? घटोत्कच। उसके बाद में हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, जो गुप्त साम्राज्य का या गुप्त काल का शेर कहलाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी यही वास्तविक संस्थापक कहलाता है गुप्त साम्राज्य का। गुप्त वंश का पहला महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका टाइम पीरियड था 320 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। इसने कुमार देवी से विवाह किया था, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, और ये इससे इतना ज़्यादा प्रेम करता था कि इसके लिए इसने सिक्के ही चला दिए थे। इसे महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने उपाधि धारण की थी महाराज धीराज की? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। सॉरी, अभी ऊपर श्रीगुप्त बोल दिया था, लेकिन महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने धारण की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत चलाया था। 319 से लेकर के 320 की शुरुआत में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया था। इससे पहले शक संवत भी चल चुका था। किसने चलाया था? कनिष्क शासक ने, कुषाण वंश का था वो, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आता है समुद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी कहलाया वो समुद्रगुप्त था, जिसका टाइम पीरियड 335 था। मात्र इसने 15 साल ही शासन किया था, ये गद्दी पर बैठा था। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने हराया था, और इन्हीं विजयों के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मतलब भारत का शेप कुछ इस टाइप है। यहाँ पर थे आर्यावर्त और यहाँ था दक्षिणावर्त। आर्यावर्त के 9 शासक थे और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने हरा दिया था, जिसके कारण नेपोलियन, इसको भारत का नेपोलियन कहा था। किसने? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। हमको ये बात कैसे पता चलती है कि विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था? प्रयाग प्रशस्ति लेख से, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी हरिशेन ने की थी, जिसके कारण विंसेंट ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। अब पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है उसकी रचना किस शैली में की गई थी? उसकी रचना चंपू शैली में की गई थी। चंपू शैली कौन सी होती है? जो गद्य और पद, यानी गद्य और पद जो दोनों में लिखी जाती है, उसको हम चंपू शैली कहते हैं। समुद्रगुप्त ने अलग अलग उपाधियां धारण की थी। उनकी देखते हैं कौन सी उपाधि है। इसने कविराज की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि इसको संगीत प्रेमी भी माना गया है। कहा जाता है कि इसने जो सिक्के थे, सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए देखा गया है, इसलिए इसको संगीत प्रेमी लोग मानते हैं। उनका अनुमान है ऐसा। इसको कविराज कहा जाता है। अश्वमेधकर्ता भी कहते हैं। इसने उपाधि धारण की थी लिच्छवी दोहित्र की, और अप्रतिरथ तथा पर क्रमांक भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब हमने अभी पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति जो लेख रचना की थी वो हरिशेन ने की थी। देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, स्तंभ लेख था, उसको किसने स्थापित किया था? उसको किसने निर्माण करवाया था? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख का जो निर्माण था वो अशोक ने किया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में किया था। उसको बाद में कौशाम्बी शिफ्ट कर दिया गया था अकबर के द्वारा। समुद्रगुप्त का
दरबारी कवि हरिशेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। इससे पहले हम देखे थे सारे जो मौर्य साम्राज्य था और सारे राजा हुए, अशोक है, बिंदुसार है, इन लोगों ने अलग अलग धर्म को अपनाया। जैसे जैन धर्म अपनाया, किसी ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन गुप्त वंश के जो राजा थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। जैसा अभी बताया था, अश्वमेधकर्ता की उपाधि, कविराज, लिच्छवी दोहित्र, अप्रतिरथ तथा परक्रमांक की इसने उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की भी उपाधि धारण की थी और इसको कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद में आता है चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम पीरियड 380 ईस्वी था। ये 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ये चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए ये भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह किया था, लेकिन याद रखना चंद्रगुप्त सेकंड से पहले इनके भाई थे रामगुप्त। ये समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड से पहले रामगुप्त गद्दी पर बैठे, लेकिन उनका टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल का था। इनकी मृत्यु के बाद में इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी, जिससे कि चंद्रगुप्त सेकंड ने विवाह कर लिया था। इन्होंने शकों पर विजय हासिल की थी, इसीलिए इनको शक विजेता भी कहा जाता है। एक शक राजा था रुद्र सिंह थर्ड, जिसको इन्होंने हराया था, इसीलिए इनको शक विजेता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। याद रखना चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधियां हैं विक्रमादित्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछी जाती है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को। इन्होंने विक्रमादित्य, परम भागवत, देवराज, देवश्री, विक्रमांक तथा देवगुप्त की उपाधियां धारण की थीं। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में जो राजा आया था वो था कुमारगुप्त फर्स्ट, जिसको गोविंद गुप्त भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड था 415 ईस्वी से लेकर के 454 ईस्वी। कुमारगुप्त की उपाधि थी श्री महेंद्र तथा महेंद्रादित्य। इसकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उपलब्धि हासिल की थी। इसने क्या किया था? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसके शासनकाल में, किसके? कुमारगुप्त के शासनकाल में सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए थे। मंदसौर का अभिलेख और विल्सट का अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंदसौर अभिलेख के बारे में पूछा जाता है, इसकी रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी। कुमारगुप्त के बाद में आता है स्कंदगुप्त। इसकी भी सबसे ज़्यादा अच्छी उपलब्धि मानी जाती है। इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने कहाँ पर? गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर भी बनाया था। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त के बारे में कि किस शासक के या किस राजा के काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण किस राजा के शासनकाल में शुरू हो गया था? स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। और जो हूण थे इनको मलेच्छ भी कहा जाता था। और हूणों का जो सबसे प्रमुख था उसका नाम क्या था? मिहिरकुल था। अब हमको कैसे पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था? ये भी तो हमको पता होना चाहिए। कैसे हमको पता लगा? हूणों के आक्रमण की जो घटना है वो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हुई थी। इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलती है। और जो स्कंदगुप्त ने ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, निर्माण नहीं, पुनरुद्धार करवाया था। लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? हम पहले पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। उसके बाद में अशोक ने उसका पुनरुद्धार कराया और उसके बाद में सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। पूछा जाता है सुदर्शन झील से संबंधित राजा कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। इन तीनों के नाम याद रखिएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? देश थी। और सबसे छोटी इकाई कौन थी? गांव थी। जिसके शासक थे कौन से? सबसे बड़ी इकाई जो देश थी उसके शासक को गोपना कहा जाता था तथा इसकी दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। ये सारी शब्दावली पूछी जाती है एग्जाम में। भुक्ति के नीचे विषय आते थे, जिसका प्रमुख कौन होता था? विषयपति इसका प्रमुख होता था। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था गुप्त साम्राज्य में उसको दंडपाशिक कहते थे। क्या कहते थे? दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था। चाट खाने वाला नहीं, चाट और भाट इनका नाम था। इनका मतलब जाना जाता था इस नाम से। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो वर्तमान में भी है। गांव का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा होता था और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था गुप्त साम्राज्य में वो ग्रामिक कहलाता था तथा इसके जो अन्य सदस्य होते थे वो महतर के नाम से जाने जाते थे। गाँवों में जो समूह होता था उन समूह की छोटी सी इकाई को क्या कहा जाता था? पैठ कहते थे। गुप्त शासक कुमारगुप्त के
दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री के संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख भी मिलता है और जो भू राजस्व है उसका 1/4 और 1/6 भाग की हमको जानकारी भी मिलती है। आर्थिक रूप से आर्थिक जो उपयोगिता थी उसके आधार पर इस भूमि के 5 प्रकार थे। कौन कौन सी भूमि थी? क्षेत्र थी, किसके लिए कम? कृषि योग्य भूमि जो थी वो क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। वास करने योग्य भूमि वास्तु, पशुओं के चारा योग्य जो भूमि थी वो चारागाह भूमि कहलाती थी, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी सील कहलाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी, मतलब जोतने योग्य नहीं होती थी, वो क्या कहलाती है? सिल कहलाती थी उस टाइम पे, याद रखिएगा, ये पूछा गया है। अपरहत किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जो जंगली होती थी वो अपरहत कहलाती थी। गुप्त काल के मंदिर हैं, इनको नोट करिएगा, स्टार लगाइएगा, एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। विष्णु मंदिर, क्योंकि ये वैष्णव धर्म के को मानते थे इसलिए विष्णु मंदिर की इसमें स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तिगवा, ये कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है। शिव मंदिर भूमरा नागोदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, दशावतार देवगढ़ कहाँ पर है? ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है दशावतार मंदिर, ये बेतवा नदी के तट पर है। शिव मंदिर कहाँ पर है? खो नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतरी गांव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भी इसको कहते हैं, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, ये ईंटों के द्वारा निर्मित मंदिर था गुप्त काल का। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के भीतर गांव कानपुर में ये स्थित है। सिंचाई के लिए गुप्त काल में रहट या घंटी यंत्रों का प्रयोग किया जाता था और श्रेणी का जो प्रधान होता था उसको ज्येष्ठक कहते थे। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा, ये भी पूछा गया सवाल है। गुप्त काल में जो उज्जैन था सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल की जो मुद्राएं थी सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गई थी और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को किस अभिलेखों में क्या कहा गया है? अभिलेखों में इनकी मुद्राओं को दिनार कहा गया है। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा कौन सी मुद्राएं जारी की गई थी? सोने की मुद्राएं। इनको अभिलेखों में क्या कहा गया है? इनको अभिलेखों में दिनार के नाम से जाना गया है। ये पूछा जाता है पहली बार किसी के सती होने का, ये पूछा गया सवाल है, पहली बार किसी के सती होने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? किसी स्त्री के पहली बार सती होने की। एक राजा थे भोजराज, इनकी मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिला है। कहाँ से? इसको नोट कीजिएगा, एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का, इससे हमें सती होने का प्रमाण मिला है। गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं थीं इनको गणिका कहा जाता था और जो वृद्ध वेश्याएं होती थीं इनको कुट्टनी के नाम से जाना जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानते थे, अभी कई बार बता चुके हैं, इसको याद रखना। वैष्णव धर्म को मानते थे गुप्त सम्राट तथा इन्होंने इसे राजधर्म भी बनाया था। विष्णु का वाहन क्या है? गरुण, विष्णु का वाहन है, इनका राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अश्व में अवशेष कहाँ से मिले हैं? देवगढ़, ये कहाँ पर है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। दशावतार मंदिर किस नदी के किनारे है? ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में 29 गुफाएं हैं जिनमें से केवल 6 हैं। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 ये कौन सी हैं? गुप्त काल की गुफाएं हैं। इसमें 16 में जो उत्कीर्ण मरणासन एक राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है जो बहुत ही प्रशंसनीय है। गुफा नंबर 17 के जो चित्र हैं उनको चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। चित्रशाला में जो बुद्ध के जन्म, उनके जीवन, महाभिनिशीकरण तथा महापरिनिर्वाण की जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित चित्र दिखाए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल की अन्य गुफा मंदिर कहाँ, अन्य गुफाएं भी जिसकी बाघ की गुफा पूछा गया, बाघ की गुफा कहाँ पर है? गुप्त काल की है। किन्होंने निर्माण करवाया है? गुप्त काल की बाघ गुफा मंदिरों का निर्माण गुप्त काल के शासकों ने करवाया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के थार में। विंध्य पर्वत को काटकर इनका निर्माण करवाया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ये पूछा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो शासक थे, चंद्रगुप्त सेकंड था, उसके शासनकाल में जो संस्कृत भाषा का सबसे ज़्यादा महान कवि जो कहलाए थे वो कौन थे? कालिदास थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले जो आयुर्वेदाचार्य थे, मतलब कौन थे? धन्वंतरी थे। क्या नाम था उनका? धन्वंतरी थे। ये भी पूछा गया है पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। किस काल में की थी? गुप्त काल में की थी। इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन सा? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट, इन्होंने ही कहा था, क्या कहा था इन्होंने कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये इन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की थी, जिसको आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय
के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वारामिहिर थे, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की जो वर्तमान रूप में रचना हुई है वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का भी उल्लेख किया गया है। इनकी जो शासकीय राजकीय भाषा थी, अभी बताया था कौन सी थी, संस्कृत थी। गुप्त काल में रुपया चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, रुपया का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य के, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलती है। मंदिर बनाने की कला जो जन्मी थी, वो गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ, और ये त्रिमूर्ति की जो अवधारणा का विकास हुआ है वो भी गुप्त काल से ही मिलता है। ये पूछा गया है, भास ने कितने नाटकों की रचना की थी। भास की जो 13 नाटकों के रचना की गई थी वो गुप्त काल में ही की गई थी, इसलिए गुप्त काल को साहित्य का काल भी कहा जाता है। मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। ये क्या है, एक नाटक है, पूछा गया है। मृच्छकटिकम का मतलब होता है माटी के खिलौना गाड़ी। इसमें क्या बताया गया है, एक ब्राह्मण के साथ में, जो एक ब्राह्मण है उस ब्राह्मण के साथ में, ब्राह्मण इस निर्धन के साथ में वैश्या की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन मिलता है। कहाँ पर मिलता है, हमको याद रखिएगा, मृच्छकटिकम में मिलता है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, किस काल में, गुप्त काल में की थी। इसमें किसका मिलता है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का हमको वर्णन मिलता है। यही ऐसा पहली भारतीय रचना है जिसका अनुवाद किसमें, कौन सी भाषा में, यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइएगा, ये पहली ऐसी रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया था। कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी है, कालिदास की। इसकी प्रेम कथा का वर्णन है राजा दुष्यंत और शकुंतला की। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके कारण, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। आज की क्लास में इतना ही है, हमने गुप्त काल पढ़ा। जल्दी से एक बार फटाफट हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। गुप्त काल का जो संस्थापक था कौन था, श्रीगुप्त था। इनकी भाषा, राजकीय भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। ये महान कवि इन हुए थे कालिदास, शूद्रक, जिन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की थी। गुप्त काल में श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच आया। घटोत्कच के बाद में कौन आया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो वास्तविक संस्थापक जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की थी। गुप्त संवत भी चलाया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में समुद्रगुप्त आता। हरिसेन इसका दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। कविराज, अश्वमेधकर्ता, लिच्छवी दोहित्र, अप्रतिरथ और परक्रमांक। ये हम अभी पढ़े हैं ना, इसलिए जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। श्रीलंका के मेघवर्मन ने बौद्ध धर्म में मठ बनाने के लिए गया में इससे अनुमति ली थी। किससे, समुद्रगुप्त से ली थी। समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड आता था। उसकी उपाधियां थी विक्रमादित्य, परम भागवत, देवराज, देवश्री, विक्रमांक, देवगुप्त आदि थी। उसको शक विजेता कहा जाता था, शक राजा को हराने के कारण। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में कुमारगुप्त आया था। उसको श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधियां धारण की थी। मंदसौर और विल्सन अभिलेख कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में ही लिखे गए थे। मंदसौर के बारे में बहुत पूछा जाता है, वत्स भट्टी ने इसकी रचना की थी। इसके बाद में आता है स्कंदगुप्त। हुणों का आक्रमण इसके काल में फेमस है, इसको पूछा गया है। हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ है, स्कंदगुप्त के काल में। हमको कैसे पता लगता है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। और हुणों का प्रमुख कौन था, मिहिर कुल था। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार कराया था, किसने कराया था, स्कंदगुप्त ने कराया था। इसकी जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया तथा अशोक ने उसका पुनरुद्धार कराया। अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। इसके दरबार के कवि थे कौन से, गुप्त काल के कवि थे कालिदास थे, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया। शूद्रक, मृच्छकटिकम, इसमें एक निर्धन ब्राह्मण और एक वैश्य की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आज की क्लास में इतना ही है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।